सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को क्रम से पढ़ते हुए चल रहे हैं और इसी क्रम में हमने अनुपात, समानुपात, घातांक, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लॉग, शेयर और लाभांश, ये सभी चीजें पढ़ ली हैं। दोस्तों, अब हमें जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वह पढ़ना है समुच्चय सेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत ही आसान है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ पाओगे। ठीक है, तो अब दोस्तों, इससे पहले के क्लासेस अगर आपकी छूटी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने जो लिंक होगा दोस्तों, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, आप मैथ के सभी वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला चैप्टर जो है आपका समुच्चय सेट। देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है समुच्चय की संकल्पना, मतलब समुच्चय होता क्या है, फिर लिखने की विधियां, किस तरीके से हम दिखाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और समुच्चय के प्रकार, मतलब समुच्चय कितने तरीके के होते हैं, और समुच्चय का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है समुच्चय होता क्या है। देखिए दोस्तों, सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय एक निश्चित वस्तुओं का समूह होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह मतलब कि वेल डिफाइंड जो चीजें हों उस ग्रुप में, वो वेल डिफाइंड हो। जैसे मैं आपसे कहूं वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ आ जाएंगे। यह आपको पता है, यह चीज पहले से वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो यही चीज है जहां पे आपको पता रहेगी चीजें सुपरिभाषित, जिस स्टेटमेंट से आपको उस ग्रुप का पता लगेगा, साफ साफ पता लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब कंफ्यूजन कैसे आएगी, जैसे आपको अगर बोल दे कि एक वर्ष के सभी अच्छे महीनों का समुच्चय, तो इसमें आप क्या रखेंगे, इसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये चीजें परिभाषित नहीं है। अब किस मंथ को आप अच्छा रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये चीजें परिभाषित नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आपके क्लास के बच्चों का समूह, ठीक है, तो उसमें कौन कौन आएगा ये चीजें डिफाइंड है। लेकिन अभी मैं कहूं कि आपके क्लास के लंबे बच्चों का समूह, तो इसमें कौन कौन आएगा, ये चीजें डिफाइंड नहीं है। तो जहां भी चीजें वेल डिफाइंड हो उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, और उसमें जो वॉवेल होते हैं उनका समुच्चय अगर हमें लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे, समुच्चय ए, इसको कोई नाम दे देंगे, ए हमने नाम दे दिया है, और बराबर क्या लिखेंगे, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन सभी को कॉमा के माध्यम से लिख देंगे और इन सभी को हम लोग करली ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दिखाते हैं हम लोग। अब समुच्चय दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, जहां भी चीजें वेल डिफाइंड होंगी वही समुच्चय बनेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप n बराबर यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्या का समूह। ठीक है, अब समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट, वे वस्तुएं, संख्याएं अथवा वर्णमाला के अक्षर जिनके संग्रह से किसी समुच्चय विशेष का निर्माण होता है, उन्हें समुच्चय के अवयव अथवा तत्व, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या समझ पा रहे हैं, समुच्चय के अवयव, एलिमेंट या तत्व हम किसे कहेंगे, तत्व, अवयव या एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ये जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं, जैसे कोई सेट हमें दिया गया है, कोई समुच्चय दिया गया है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू लिखा गया है, तो ये ए
ई आई ओ यू ये सब क्या है? ये सब दोस्तों तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या अवयव बोल सकते हैं समुच्चय का, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू इस समुच्चय के अवयव हैं, या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आई इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब आई समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक, या आई बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए तत्व, एलिमेंट या अवयव किसे बोलेंगे हम लोग समुच्चय का। अब इसके बाद दोस्तों हमको देखना है समुच्चय की सदस्य संख्या, या जिसे कार्डिनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। किसी समुच्चय यस में यदि m सदस्य हों तो समुच्चय में सदस्य संख्या n ऑफ s बराबर m होता है, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय में दोस्तों जो संख्या होती है, जो तत्वों की संख्या होती है, जो सदस्यों की संख्या होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर या सदस्य संख्या। जैसे यहाँ पे आपको एक समुच्चय दिया गया है S और बताया गया है m सदस्य हैं, तो n ऑफ s मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S बराबर कितना हो जाएगा? m, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देखा था a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें n ऑफ a, तो इसमें कितना है? 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर कितना लिखा जाएगा? 5, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्डिनल नंबर आप समझ गए। अब इसके बाद हमें देखना है कि समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है समुच्चय का। अब हर एक चीज को दोस्तों हम लोग कॉपी पे प्रदर्शित करके ही लिखते हैं, तो यही किस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमें सीखना है। 2 विधियां हैं। एक विधि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, सारणी अथवा रोस्टर विधि। जैसे कहा गया कि n जो है वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? सारणी या रोस्टर विधि में इसको हम लोग दोस्तों दिखाते हैं n इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिखाते हैं। जो मेथड अभी शुरू से मैंने आपको बताया है वह सारणी अथवा रोस्टर विधि ही इसे बोलते हैं, ठीक है। जो मेथड आप देखते आ रहे हैं उसी को सारणी या रोस्टर विधि कहते हैं। इसमें दोस्तों समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले ब्रैकेट इस प्रकार से इसमें लिखते हैं, ठीक है, और कॉमा दे करके सभी सदस्य को हम लोग अलग अलग इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आपसे बोला गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग किस प्रकार दिखाएंगे? इसको सभी संख्याओं को पहले तो हम मझले ब्रैकेट में रखेंगे, करली ब्रैकेट में रखेंगे, और सभी संख्याओं को हम लोग कामा से अलग अलग लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरी विधि क्या है? गुण विधि अथवा समुच्चय विधि। तो इसमें देखिए, इसके पहले हमने जब रोस्टर मेथड में देखा, जब हमको प्राकृतिक संख्याएं दिखानी थी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको दिखाना था, तो इसमें हमने क्या लिखा? n बराबर करली ब्रैकेट में और सभी एलिमेंट्स को हमने लिखा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने इनफाइनाइट तक, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिखा प्राकृतिक संख्याओं को। अब इसी को अगर हमें दोस्तों गुण विधि या समुच्चय विधि में लिखना हो, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे n बराबर करली ब्रैकेट यहां भी रहेगा और यहां पे आ जाएगा x। अब x क्या दिखाता है दोस्तों? x दिखाता है समुच्चय के सदस्यों को, एलिमेंट्स को, तत्वों को, ठीक है। तो x इसमें लिखेंगे करली ब्रैकेट में x, और यहाँ पे कोलन का साइन देख पा रहे हैं आप, ऊपर नीचे बिंदी, इसको कोलन का साइन बोलते हैं। तो x, अब इस कोलन का मतलब क्या है? कोलन का मतलब होता है x ऐसा है कि, x ऐसा है कि, या इंग्लिश में बोले तो सच दैट, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि पहले हम x लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, ऊपर नीचे बिंदी, फिर लिखेंगे x कॉमा, अब यहाँ पे x को हम परिभाषित करेंगे कि x है क्या? x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहीं पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण द्वारा निर्देशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो गुण है, जैसे ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेकर के
इनफाइनाइट तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, हमने बस यहाँ पे लिख दिया n बराबर x ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे जैसे हम पहले से जो एग्जाम्पल लेकर चले आ रहे हैं, a एक ऐसा समुच्चय है जिसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रखा है। ठीक है, तो a e i o u इस तरीके से हमने रोस्टर और सारणी विधि में दिखाया था। अब यहाँ पे हम लोग गुण विधि या समुच्चय विधि में किस प्रकार से दिखाएंगे, a बराबर x सच दैट x ऐसा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप गुण विधि या समुच्चय विधि में दिखा सकते हैं समुच्चय को। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इन्हीं दो तरीकों से दोस्तों किसी भी समुच्चय को दिखाया जाता है, या तो आप रोस्टर विधि का प्रयोग करिए या फिर समुच्चय विधि गुण विधि का प्रयोग करिए। इसे समुच्चय निर्माण विधि भी बोला जाता है दोस्तों। तो समुच्चय निर्माण विधि चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये दो तरीके आप सीख गए रिप्रेजेंट करने के। अब दो महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ लीजिए कि क्या है। देखिए, किसी भी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को मात्र एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक समुच्चय है 1 2 2 3 5 5, तो इस तरीके से कभी समुच्चय दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा समुच्चय किस प्रकार रहेगा, 1 2 3 और 5, इस तरीके से दोस्तों हमेशा समुच्चय लिखे जाते हैं। एक एलिमेंट जो होता है वह एक ही बार आता है। अगर 2 एक बार आ गया, ठीक है, तो 2 दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, 5 एक बार आ गया तो 5 दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। जब भी आप रोस्टर विधि में दिखा रहे हैं तो कभी भी समुच्चय में जो एलिमेंट होगा वह रिपीट नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है वह है समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप तो वही है, समुच्चय में तो वही सदस्य हैं। आप सदस्यों का जो क्रम है उसको बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समुच्चय वही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक समुच्चय है 1 3 और 5 का। ठीक है, तो अब इसी समुच्चय को चाहे आप 3 1 5 लिख दीजिए या 5 1 3 लिख दीजिए, ये सभी समुच्चय एक ही समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझ गए समुच्चय के बारे में। अब इसके बाद दोस्तों हमें जो पढ़ना है वह समुच्चय के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ने हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समुच्चय होते हैं। तो पहला है देखिए रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट बोल दीजिए इसे, नल सेट बोल दीजिए या वाइड सेट बोल दीजिए, इंग्लिश में सभी बातें एक ही हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, देखिए ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब इनमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, कोई तत्व उपस्थित ही नहीं होता। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि 99 से बड़ी 2 अंक की संख्या का समूह, तो 99 से बड़ी कोई भी संख्या जो होती है वह 2 अंक की नहीं होती है। तो यह समुच्चय क्या होगा, यह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा या इम्पटी नल या वाइड सेट इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो एक रिक्त समुच्चय को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। ग्रीक अक्षर होता है फाई। फाई किस प्रकार से बनता है, देखिए इस प्रकार से शून्य आप बनाते हैं और इसको काट दीजिए, यह हो गया फाई, ग्रीक अक्षर है। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से ही दिखाते हैं, या तो आप फाई बना दीजिए या इस प्रकार से करली ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। जैसे 99 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय, तो इसको अगर हम लोग जी से दिखाना चाहें इस समुच्चय को तो किस प्रकार से दिखाएंगे, जी बराबर इस प्रकार से हम केवल करली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे या जी बराबर फाई के दिखा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त समुच्चय को दिखाया जाता है। अब समझ गए समुच्चयों के प्रकार में पहला जो प्रकार है वह रिक्त समुच्चय का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने और लिया है 5 और 6 के बीच के पूर्णांक का समुच्चय। तो 5 और 6 के बीच कोई पूर्णांक नहीं आता है, आपको भी पता है। तो यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि कई लोग सोचेंगे कि
जैसे जो सदस्यों की संख्या है वह शून्य है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से भी दिखा दें, g बराबर और कर्ली ब्रैकेट में 0। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है यह बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि g एक समुच्चय है जिसमें शून्य उपस्थित है। यहाँ पे नोट में मैंने आपके लिए लिखा है कि जो कर्ली ब्रैकेट में शून्य यहाँ पे है यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव शून्य है। अतः यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शून्य किसी समुच्चय में अगर है तो वह नल रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा प्रकार जो है समुच्चय का, उस पे हम चलते हैं। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव उपस्थित हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई भी एक ही एलिमेंट हो, जैसे कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखा हो, ठीक है, तो यह जो समुच्चय होगा यह एकल समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से कर्ली ब्रैकेट में कोई नाम लिख दीजिए, आनंद लिख दीजिए आप, तो यह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एकल समुच्चय। इसी प्रकार से अगर कर्ली ब्रैकेट में 5 भी आ जाता है, देखिए 5 मैंने क्यों लिया है, ताकि आपका कहीं भी कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाए। ठीक है, 5 हम लोग यूज करते हैं रिक्त समुच्चय को दिखाने के लिए, लेकिन इसी 5 पर भी अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह एक एकल समुच्चय हो जाएगा। यह एक ऐसा समुच्चय है जिसका एलिमेंट जो है, जिसका अवयव 5 है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप एकल समुच्चय समझ गए होंगे, जिस समुच्चय में केवल एक ही सदस्य हो, एक ही एलिमेंट हो, उस समुच्चय को हम लोग एकल या सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार जो है वह है सीमित या परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सके तो उस समुच्चय को सीमित या परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे A 2 4 6 8 10, इसमें 5 अवयव हैं, तो जहां भी अवयव एलिमेंट्स की संख्या आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो वहां पे इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, सीमित परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा प्रकार है असीमित या अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी ना जा सके तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं। जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक आप गिनते जाइए, खत्म नहीं होंगी संख्याएं। ठीक है, तो इसको आप गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको असीमित या अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रकार हो गया आपके समुच्चय का। अब पांचवा प्रकार हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रकार क्या है, पांचवा प्रकार है तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। तो दो समुच्चय A व B तब तुल्य समुच्चय कहलाते हैं जब उनके अवयवों के मध्य एक एक संगतता, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद्यमान होती है। मतलब जितने एलिमेंट A में हो, हर एक एलिमेंट के लिए B में एलिमेंट प्रेजेंट हो, और B में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके लिए A में एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, A पहला सेट जो है A = 1 2 3 4 है, तथा दूसरा जो है समुच्चय वह है राहुल, दीपक, राधा और गरिमा का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A का जो पहला एलिमेंट है 1, इसके लिए जो B समुच्चय है उसमें राहुल है, 2 के लिए दीपक है, 3 के लिए राधा है और 4 के लिए गरिमा है। तो इस प्रकार से अगर आप फिर B से देखें तो B में राहुल के लिए 1, दीपक के लिए 2, राधा के लिए 3 और गरिमा के लिए 4। मतलब कि A के हर एक एलिमेंट के लिए B में एक एलिमेंट होना चाहिए और B के हर एक एलिमेंट के लिए A में एक एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो n की जो संख्या, सिंपल भाषा में अगर आपसे मैं कहूं तो जो एलिमेंट्स की संख्या A में होनी चाहिए वही एलिमेंट्स की संख्या B में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस जो दो समुच्चयों के एलिमेंट्स की संख्या होनी चाहिए वह आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर A में 5 एलिमेंट हैं तो B में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे
एक एक संगतता, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, मतलब एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट और बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में एक एलिमेंट होना चाहिए। ये चीज जिन दो समुच्चयों में पाया जाएगा उसे तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रकार हम लोग देखते हैं। अगला प्रकार है दोस्तों सम अथवा समान समुच्चय, इक्वल सेट। यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो तो ए व बी समान समुच्चय हैं। अब देखिए, अब इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम या समान समुच्चय। तो वहां पे बस संख्या बराबर होनी जरूरी थी, दो समुच्चयों के एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी जरूरी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों समुच्चयों के जो एलिमेंट्स हैं वह भी, उनकी संख्या भी समान होनी चाहिए और वह भी समान होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो ए व बी समान समुच्चय कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे, यदि ए बराबर एक्स वाई जेड है, बी बराबर वाई जेड एक्स है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बराबर बी, मतलब कि सभी एलिमेंट्स समान होने चाहिए। यहाँ पे क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम से कोई मतलब नहीं है। अगर x यहाँ है तो b में भी x होना चाहिए, अगर z यहाँ है तो यहाँ भी z होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने एलिमेंट्स वहां भी होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज जब बराबर होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सभी एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, तब ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, समान समुच्चय या सम समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ तक दोस्तों 6 प्रकार आपने देख लिए हैं, समुच्चयों के 6 प्रकार आपने देख लिए। कौन कौन से, संख्या के आधार पे पहले आप समझिए। अगर कोई समुच्चय, अगर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई तत्व नहीं है समुच्चय में, सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अगर एक एलिमेंट है, एक तत्व है, तो उसे एकल या सिंगलटन सेट बोलते हैं। और अगर एलिमेंट्स की संख्या ऐसी है, तत्वों की संख्या ऐसी है जिसको आप गिन सकते हैं, उसे सीमित या परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर संख्या आप नहीं गिन सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं सेट में, तो उसे असीमित अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर जो संख्या है वह आपस में बराबर है, दो समुच्चयों के बीच की जो संख्या है और एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन एलिमेंट्स की जो संख्या है वह बराबर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और अगर दो समुच्चयों के बीच, दो सेट आपस में हर एक चीज में बराबर है, उनमें संख्या जो है एलिमेंट्स की वह भी बराबर है, और जो एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे एलिमेंट्स जो पहले में है वह दूसरे में है, और जो दूसरे में है वो पहले में है, तो उनको हम लोग, ऐसे सेट को हम लोग, ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे, सम समुच्चय या समान समुच्चय, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है, यदि a 12, 14, 16, 18 और इस प्रकार से आगे तक है तो समुच्चय a का प्रकार बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे a एक समुच्चय है जिसमें x क्या है, x ऐसा है कि x सम संख्या है, यहाँ पे सभी सम संख्याएं हैं, और ये संख्याएं क्या हैं, ये सभी 10 से बड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ समुच्चय को दोस्तों आप प्रश्न में देख पा रहे हैं, समुच्चय इस तरीके से है, सेट इस तरीके से है कि x इज सच दैट x इज इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि x इस तरीके से है कि x एक सम संख्या है और x 10 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे इस समुच्चय के बारे में कि यह समुच्चय 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, और जितनी भी सम संख्याएं हैं वह आपको इस समुच्चय में, सेट में मिलती जाएंगी, और इसका कोई अंत नहीं है, और यह इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि यह
इस समुच्चय में जो n की संख्या होगी, n ऑफ a जो होगा वह इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे समुच्चय को दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे समुच्चय को असीमित समुच्चय बोल दीजिए या फिर इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप समुच्चय का प्रकार बता सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, बताइए a बराबर b है या नहीं। यदि एक समुच्चय a जो है वह है 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरे समुच्चय के बारे में यहाँ पे लिखा गया है b बराबर x ऐसा है कि x समपूर्णांक संख्या है और x इज स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 10। तो a यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, a को हम लोग लिख लेते हैं। a कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब b बराबर अगर हम लिखना चाहें तो b क्या है? b समपूर्णांक संख्या है और इसमें जो सभी संख्याएं हैं वह 10 से छोटी हैं। तो समपूर्णांक, सम है मतलब कि सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब 10 हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बराबर लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है, लेकिन 10 से बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते हैं b में। तो यहाँ पे b के एलिमेंट्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, समपूर्णांक संख्याएं जो 10 से छोटी हैं। तो यहाँ पे आपने b सेट को भी लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया आपने। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो a के एलिमेंट्स है, जैसे 2 a में है तो 2 b में भी है, 4 a में है तो b में भी है, 6 a में है तो b में भी है, इसी तरीके से 8 और 10। तो सभी एलिमेंट्स जो हैं वह जितने a में है उतने b में भी हैं और जितने b में हैं उतने a में भी हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, यह याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार के जो समुच्चय होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट बोलिए आप, या फिर सम या समान समुच्चय बोलिए, समान समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सभी चीजें समझ गए होंगे। अभी तो आपने यहाँ पे बेसिक देखा है, बेसिक सारी चीजें आप समझ गए हैं कि सेट क्या होता है और किसको हम सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं, और सेट की सदस्य संख्या कार्डिनल नंबर क्या होता है, और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग दोनों विधियों से, और सेट का रिप्रेजेंटेशन सारणियन अथवा रोस्टर विधि, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसके बाद समुच्चय के प्रकार तो दोस्तों आप अच्छे से समझ ही गए होंगे और इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो बेसिक जितना भी आपको पढ़ना था समुच्चय में वह आप समझ गए हैं। अब जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वो सभी चीजें अभी आपके समुच्चय में रह गई हैं, ठीक है। अभी तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे और आगे हमें समुच्चय का संघ, अंतर, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम सारी चीजें देखेंगे। अब बेसिक्स आपको समझ में आ गए हैं दोस्तों, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये क्लास आपको समझ में आ गई है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशंस आपको दोस्तों मिलेंगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में शेयर करना है, बिल्कुल फैला दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से अपने गणित विषय को पढ़ पाएं। और दोस्तों आपको 3rd सेमेस्टर के सभी विषयों के जो नोट्स हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से सभी विषय हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी विषयों को आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।